हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या अंतर होता है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या अंतर होता है। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लेते हैं हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका फार्मूला होता है CO2। या फिर मैं आपसे कहूं कि वाटर का क्या फार्मूला होता है, तो आप मुझे कहेंगे वाटर का फार्मूला होता है H2O। या फिर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, तो आप मुझे बताएंगे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये आप मुझे कैसे बता पा रहे हैं, आपको हर एक एटम का नंबर पता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं। सिमिलरली आप वाटर के मॉलिक्यूलर फार्मूले में आप कैसे बता पा रहे हैं कि वाटर का फार्मूला H2O होता है, वहां पे हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आप तभी बता पाए जब आपको उसके नंबर ऑफ एटम्स पता थे कि कार्बन 1 होता है और ऑक्सीजन 2 होते हैं। तो जिस भी कंपाउंड के हमें नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्ट नंबर पता होते हैं, किसी भी कंपाउंड के अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम पता होंगे तो मैं कहूंगा कि उसका मुझे क्या पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है। लेकिन अगर मुझे केवल उनके एग्जैक्ट नंबर पता ना हो, केवल उनकी मास रेशियो पता हो, सिंपल रेशियो पता हो मुझे एटम की, तो मैं उसे क्या कह दूंगा, मैं उसे कह दूंगा एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे ये सारे जो कंपाउंड्स आपने बताए हैं ये हैं आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर मैं इन कंपाउंड के एटम्स की सिर्फ रेशियो बताऊं तो आप क्या कहेंगे, मुझे क्या पता है, मुझे एम्पिरिकल फार्मूला पता है। जैसे हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज का अगर आपको पता है कि कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं, तो आप कहेंगे कि मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है। लेकिन अगर मैं इनके सिंपल नंबर की एटम की रेशियो ले लूं, जैसे मैं काट दूं इसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो क्या रेशियो आ जाएगी, CH2NO और नंबर ऑफ एटम में n लगा देता हूं। तो ये किसकी रेशियो है, ग्लूकोज के नंबर ऑफ एटम्स की रेशियो आ गई है। तो यहां पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये तो है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और अगर मुझे सिंपल एटम्स की रेशियो पता है तो ये आपका क्या बन जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। और यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एम्पिरिकल फार्मूला केवल एक होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ एटम 1 मान लेता, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम अगर मैं 1 मान लेता, तो ये जो फार्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पे देखो ये बन जाता CHCHO, लिख सकते थे इसे, देखो CH2O यही रह जाता। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या बन चुका है, आपका फॉर्मल्डिहाइड बन चुका है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या मान लेता, नंबर ऑफ एटम अगर मैं यहाँ पे 6 मान लेता, तो ये वाला कंपाउंड क्या बन जाता, ये बन जाता C6H12O6। तो यहाँ पे ये दो क्या बन चुके हैं, आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला बन चुके हैं, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एक ही है। तो आप कहेंगे मैनी कंपाउंड्स, यहाँ पे मैं सिंपल सी लाइनिंग में बता सकता हूं कि मैनी कंपाउंड्स may have सेम एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बताया कि कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। तो यही बातें हमने कुछ यहाँ पे लिख रखी हैं इनके डेफिनेशन के साथ में कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड का सिंपल जो फार्मूला होता है विच गिव्स सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, जिसे मुझे क्या पता है, केवल नंबर ऑफ एटम्स की सिंपल रेशियो पता है। जैसे यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का ये एम्पिरिकल फार्मूला लिखा था, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केवल सिंपल रेशियो मुझे पता थी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम नहीं पता थे। प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड आर कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, हम उसे क्या कह देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कह देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ए सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ये भी क्या होता है, किसी कंपाउंड का सिंपल फार्मूला ही होता है, विच गिव्स, जो हमें क्या देता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, जो मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, उसे मैं क्या कहता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता हूं। अब इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर एम्पिरिकल फार्मूला हो गया या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आ जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आपने क्या निकालना है, आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है ऑक्साइड ऑफ आयरन का, विच हैज 69.9% ऑफ आयरन, जिसमें क्या है, आयरन कितना प्रेजेंट है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आयरन प्रेजेंट है 69.9% और 30.1% ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, 30.1%। अब जब भी आपको इस टाइप की वैल्यूज दी जाती हैं, परसेंटेज में वैल्यूज दी जाती हैं, तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है कि इन परसेंटेज के आप डिवाइड किससे कर दें, आप इनके मोलर मास से डिवाइड कर दें। तो कर दीजिए, देखो सबसे पहला स्टेप है हमारा
स्टेप नंबर फर्स्ट इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कि आप ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज को आप डिवाइड कर दें उसके मास से, उसके मोलर मास से। और आयरन का मोलर मास कितना होता है? 56 होता है। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 69.9 डिवाइड में 56 और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1.25, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे आप 30.1 को आप डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है कितना? 16। जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.88। अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज की जो वैल्यू है वो किस में आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है। देखो 125/100 करोगे, यहाँ पे 188/100 करोगे तो वो फ्रैक्शन में आ रही है ना। तो यहाँ पे जैसे ही इस टाइप की अगर वैल्यू आती है तो आपका जो सेकंड स्टेप है उसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कम वैल्यू होती है उससे आप दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि सिंपल रेशियो आ सके। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम निकाल लेंगे यहाँ पे मोलर रेशियो। मोलर रेशियो हम निकाल लेंगे आराम से। और कैसे निकलेगी वो? इनको सिंपल जो छोटी वैल्यूज हैं इन दोनों में से उससे डिवाइड कर देंगे। तो छोटी वैल्यू तो 1.25 ही है, तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ पे 1.88 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से, तो वैल्यू आ जाएगी अराउंड 1.5। ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है, जो कि सिंपल रेशियो में नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो अब थर्ड जो स्टेप है हमारा, हम करेंगे सिंपल रेशियो में। सिंपल रेशियो में हम नंबर ऑफ एटम की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। यानी हमारे पास में जो सिंपल रेशियो है एटम की वो 2 and 3 है। यानी इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। ये आ गया आपका इंपीरिकल फॉर्मूला जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक कंपाउंड कंटेन्स, आपको एक कंपाउंड दिया गया है, उसके अंदर 4.07% क्या दी गई है? हाइड्रोजन दी गई है, 24.27% कार्बन दिया गया है एंड 71.6% क्लोरीन दी गई है। इट्स मोलर मासेस, और उसका मोलर मास दिया गया है 98.96 ग्राम दिया गया है। आपने निकालना है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला निकालना है। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो भी कंपाउंड के अंदर दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमें दिया गया है एक कंपाउंड और उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है कितना? 98.96 ग्राम। ये उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। और उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितनी है? हाइड्रोजन है 4.07% और कार्बन कितना है? कार्बन है आपका 24.27% एंड 71.6% है क्लोरीन। तो यहां पे लिख लीजिए कि क्लोरीन दी गई है 71.65%। ठीक है, फर्दर और क्या दिया गया है? और कुछ भी नहीं दिया गया है भी। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो इससे अगला जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते थे कि जो हमें परसेंटेज दी गई है ना, हम उससे किससे डिवाइड कर देते हैं? उनके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 4.07% दी गई है, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, तो हमने इसे डिवाइड कर दी। ठीक है, कार्बन 24.27% दी गई है, इसका मास कितना होता है? 12 होता है, तो 12 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 71.65 दी गई है, यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर देंगे? 35.5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये तो वैल्यू सेम रहेगी, 4.07 ही रहेगी। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अराउंड 2.02, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्स आ जाएगी 2.02 के लगभग। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में अब जैसे ही ये वैल्यूज आती हैं, यानी फ्रैक्शन टाइप में अगर ये वैल्यू आती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी स्मॉल वैल्यू होती है उससे सभी को डिवाइड कर देते हैं। तो स्मॉल वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 2.02 दिख रही है। और ये करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारी निकल आती है मोलर रेशियो। यहाँ पे हम मोलर रेशियो निकालते हैं, तो कर दीजिए इसे डिवाइड। देखो ये जो वैल्यू आई है 4.07, इसे हम डिवाइड करेंगे 2.02 के साथ में। सिमिलरली इसको हम डिवाइड करेंगे 2.02 के साथ में, 2.02, और इसे भी किससे डिवाइड करेंगे? 2.02 से ही डिवाइड करेंगे, 2.02। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्स क्या 1 ही आएगी, है ना। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये तो किसके नंबर ऑफ एटम्स का पता चल गया? इंपीरिकल फॉर्मूले के नंबर ऑफ एटम्स का पता चल गया, यानी एटॉमिक रेशियो का हमें पता चल गया। तो यहाँ पे जो इंपीरिकल फॉर्मूला आया है आपका वो आ जाएगा, देखो कार्बन कितने हैं? 1 है, तो C आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो CH2, और यहाँ पे
क्लोरीन कितने हैं 1 है, तो CH2Cl ये क्या आ चुका है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है। अब हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ एटम्स का पता होना चाहिए, है ना, नंबर ऑफ एटम का पता होना चाहिए, तभी तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो जो ये नंबर ऑफ एटम निकालने का वो फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर मास होता है एम्पिरिकल फॉर्मूले का, अगर उससे आप डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड को, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ एटम का मुझे पता चल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है 98.96 ग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 98.96 ग्राम डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास। अब हम किसका निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले का। तो कितना आ जाएगा, देखना यहाँ पे निकालना मॉलिक्यूलर मास, इसका कितना आ जाएगा, देखो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस में हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2 हो जाएगा, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। जैसे ही इन्हें आप तीनों को जोड़ेंगे वैल्यू आ जाएगी 49.5 यानी 49.5 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी जगह पे, तो 49.5 आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 2, तो n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ एटम की वैल्यू मुझे पता चल गई 2 है। अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, आप देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH2Cl था, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 2 है। अब 2 से इन सभी की मल्टीप्लाई करवा दो, तो कितनी हो जाएगी, देखो C2H4Cl2, यानी ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।